सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंध में हम बात कर रहे थे, जिसके तहत हमने पिछले व्याख्यान में अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों की बात की थी और दो शक्तियों के संबंध में हमने चर्चा की थी। एक तो विधायी शक्तियां और दूसरा कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। ये दो शक्तियों के संबंध में बात की थी। उसी कड़ी के अंतर्गत आज के इस व्याख्यान में हम अमेरिकी राष्ट्रपति की जो अन्य महत्वपूर्ण शक्तियां हैं उनके संबंध में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की अन्य महत्वपूर्ण शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है एवं उसे माफ कर सकता है। यानी वह किसी भी अपराधी के दंड को कम कर सकता है। जैसे मान लो किसी को आजीवन कारावास मिला तो उसको 10 साल में बदल दे, या किसी को फांसी की सजा मिली है तो उसको आजीवन कारावास में बदल दे। स्थगित कर सकता है, जैसे मान लो किसी को अभी दंड देना हो और तो उसको वह स्थगित करके कह दे कि भाई इसको 2 साल बाद में या 3 साल बाद में इसको दंडित किया जाएगा, और उसे माफ भी कर सकता है। यानी उसकी अपराध को बिल्कुल माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। उसे स्वर क्षमा का भी अधिकार है। जैसे मान लो कोई अपराध सामूहिक रूप से किया है, कई लोग उसमें लिप्त हो, तो स्वर क्षमा का भी अधिकार है। और यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को भी है। अनुच्छेद 72 के तहत आपने देखा होगा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में कि राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड को कम कर सकता है, उसको स्थगित कर सकता है और माफ कर सकता है। यानी किसी भी अपराधी के दंड को का लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है और उसका उत्साधन कर सकता है। उत्साधन। राज्य विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में क्षमा करने का अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं है। ये ध्यान रखिए कि कोई अपराध अगर राज्य विधि के विरुद्ध किया गया तो उसमें राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। केवल संघीय मामलों में ही ऐसा उन्हें अधिकार प्राप्त है। यदि कोई अपराध संघीय मामलों के संबंध में किया गया है तो राष्ट्रपति को ये सब अधिकार है, स्थगित करने का, माफ करने का और उसके दंड को कम करने का। अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। ये भारत के संबंध में भी ये बात स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति यदि महाभियोग के प्रस्ताव से दंडित, जैसे मान लो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया और वह पारित हो गया, तो ऐसा नहीं कि भारत का राष्ट्रपति उसको माफ कर देगा या उसके दंड को स्थगित कर देगा। नहीं, महाभियोग से दंडित अपराधियों के संबंध में क्षमा करने का अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति को भी नहीं है। ये बात आप सबको स्पष्ट हो जानी चाहिए। राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के कारण अब बहुत से ऐसे मामले आए, ऐसे विषय उजागर हुए, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां पहले की अपेक्षा आज काफ़ी अधिक बढ़ गई है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्थाओं द्वारा, एक तो सर्वोच्च न्यायालय, मैंने पहले भी कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देता है और जो राष्ट्रपति के दायरे का जो व्याख्या करता है, उसके माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत बढ़ गई है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, और एक जो विषय अलग था वह है राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप। ये भारत के संदर्भ में भी ये बात लागू है कि जैसे जैसे राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप बढ़ता है तो ये मान के चलिए कि कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ती है। और यह अमेरिका में भी हुआ कि लोक कल्याण होगा तो राज्य के कार्यों का विस्तार होगा, राज्य के कार्यों का दायरा विस्तृत होगा, और जब राज्य के कार्यों का दायरा विस्तृत होगा, उसका दायरा बढ़ेगा, तो फिर यहाँ की जो कार्यपालिका है, या चाहे अमेरिका की जो कार्यपालिका है, उसकी शक्तियाँ भी बढ़ेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा राष्ट्रीय संकट के समय ऑटोमेटिक ही जो राज्य प्रमुख होता है, जो शासन प्रमुख होता है, उसकी शक्तियां बढ़ जाती है। और अमेरिका में तो राज्य प्रमुख और शासन प्रमुख दोनों एक ही है, तो वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अभी कोविड महामारी के समय ही आप देख लीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो गया, सबके लिए, पूरे राष्ट्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, और सब उनके निर्णय की प्रतीक्षा में थे।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय संकट किसी भी प्रकार का हो, चाहे आर्थिक मंदी हो, चाहे महामारी हो, चाहे युद्ध हो, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो, किसी भी प्रकार की, तो ऐसे समय में जो शासन प्रमुख होता है उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती है, और अमेरिका में भी ऐसा हुआ। और वर्तमान समय की पेचीदगियाँ जिस प्रकार आज एक तरह से क्लेश चल रहा है, सभ्यताओं में एक तरह से क्लेश चल रहा है, राष्ट्रों में एक तरह से प्रतिद्वंद्विता चल रही है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जैसे होड़ चल रही है, हथियारों की जैसे होड़ चल रही है, ऐसी स्थिति में यानी नए नए भूभागों पर कब्जा करने की जो होड़ चल रही है, चाहे साउथ चाइना सी हो, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे अरब सागर हो, इन इन पर अधिकार करने की जो होड़ चल रही है, ऐसी स्थिति में अपने आप ही राज्य प्रमुख और शासन प्रमुख जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उसकी शक्तियां बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सब इस चिंता में रहते हैं कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, और उस स्थिति में निर्णय जो होता है वह शासन प्रमुख को लेना होता है। तो जो ये पेचीदगियाँ बढ़ रही है, बहुत पेचीदगियाँ बढ़ गई, चाहे चाहे आज ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो, राष्ट्रों के मध्य हो, चाहे आंतरिक अपने देश इंटरनल अपने देश के अंदर हो, तो ऐसी स्थितियों में अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, अमेरिका में आय व्यय का वार्षिक बजट राष्ट्रपति के निर्देशन में ही तैयार किया जाता है तथा वही बजट को कांग्रेस द्वारा पारित करवाता है। तो वित्तीय मामलों में भी अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियां प्राप्त है। हालांकि कई बार जो अमेरिकी राष्ट्रपति किसी योजना के लिए वित्त स्वीकृत करवाता है तो उसके लिए सीनेट की सहमति आवश्यक है, लेकिन इसके अलावा भी अमेरिकी राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों में बहुत सी शक्तियां प्राप्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति एवं कांग्रेस, फाइनर कहते हैं कि राष्ट्रपति और कांग्रेस की शक्तियां एक बैंक नोट की भांति दो भागों की है, जिसमें प्रत्येक एक दूसरे के बिना व्यर्थ है। यानी राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों एक बैंक नोट यानी एक ही सिक्के के दो पहलू है, और एक पहलू के बिना दूसरा पहलू व्यर्थ है। तो यहाँ दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, दोनों मिलकर एक शक्ति बनती है, दोनों मिलकर एक राष्ट्र बनती है, दोनों मिलकर एक शासन व्यवस्था बनती है। तो यहाँ ये बात समझना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति एवं ब्रिटिश सम्राट, अब यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना करते हैं हम ब्रिटिश सम्राट से और फिर आगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री से भी तुलना करेंगे। लॉस्की कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट एवं प्रधानमंत्री से कुछ कम है और कुछ अधिक है। उसके पद का जितनी सावधानी से अध्ययन किया जाए उतना ही उसकी अनुपमता का बोध होता है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट से कुछ कम है, कुछ अधिक है। ऐसे ही प्रधानमंत्री से ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कुछ कम है, कुछ अधिक है। यानी कुछ मामलों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली है, कुछ मामलों में अमेरिकी राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली है, कुछ मामलों में ब्रिटिश सम्राट अधिक शक्तिशाली है, कुछ मामलों में अमेरिकी राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली है। और जितनी सावधानी से इनके पद का अध्ययन किया जाए उतनी ही इनकी अनुपमता का बोध होता है। ये लॉस्की महोदय कहते हैं। दोनों में समानताएं क्या क्या है? दोनों अपने राज्य के प्रधान होते हैं। सम्राट भी अपने राज्य का प्रधान होता है और अमेरिकी राष्ट्रपति भी अपने राज्य का प्रधान होता है। दोनों का औपचारिक काम विदेशी राजदूतों की नियुक्ति करना, उनका स्वागत समारोह करना, उद्घाटन करना, और जो कांग्रेस या संसद है उसमें औपचारिक भाषण देना, ये दोनों का काम है। तो यहाँ ये बात भी आप लोगों को समझना होगा, ये दोनों में समानताएं हैं। अब इनमें असमानताएं भी बहुत व्यापक है। समानताएं तो सीमित है लेकिन असमानताएं बहुत व्यापक है। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट दोनों में असमानता है। दोनों में नाममात्र एवं वास्तविक प्रधान का भेद। जहां ब्रिटिश सम्राट नाममात्र की शक्ति रखता है वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियां रखता है। ब्रिटेन का सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। मैंने कहा था ना कि ब्रिटेन में जो राज्य है वह सम्राट के नाम से संचालित होता है, लेकिन शासन वहां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद करती है, जिनके पास वास्तविक शक्ति होती है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य भी करता है और शासन भी करता है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम से ही शासन व्यवस्था का संचालन होता है और वही उसका वास्तविक सूत्रधार है। सम्राट वंशानुगत होता है,
जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ वंशानुगत यानी वहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था आज भी प्रचलित है, जबकि अमेरिका में गणतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलित है, यानी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित होता है। सम्राट को मंत्रिमंडल के प्रत्येक विधेयक को अनुमति देनी होती है, वह किसी भी विधेयक पर अनुमति को नहीं रोक सकता। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस के कार्यों पर निषेधाधिकार शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। और मैंने बताया भी था आपको दो प्रकार की वीटो पावर, एक तो सस्पेंसिव वीटो और दूसरी पॉकेट वीटो। इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, कभी भी कर सकता है, यानी विलंबकारी वीटो और जेबी वीटो। ब्रिटिश सम्राट को प्रशासनिक अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं है, वह किसी भी प्रकार का प्रशासनिक अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति अक्सर इस शक्ति का प्रयोग करता है, यानी अक्सर वह प्रशासनिक अध्यादेश जारी करता रहता है। ब्रिटेन में सम्राट परामर्श देते हैं, निर्णय मंत्री ही करते हैं। वो परामर्श देने का काम करता है, लेकिन मानना न मानना मंत्रिमंडल की इच्छा पर निर्भर करता है, प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। जबकि अमेरिका में सचिव राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार का परामर्श नहीं देते और सारे सचिव राष्ट्रपति के आदेशानुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सचिवों की नियुक्ति ही राष्ट्रपति की कृपा से होती है। तो सारे जो सचिव होते हैं सभी विभागों के, वह राष्ट्रपति के आदेशानुसार कार्य करते हैं। सम्राट निष्पक्ष एवं निर्दलीय होता है। जो ब्रिटेन का सम्राट है वह निष्पक्ष होता है, निर्दलीय होता है। वो उसका किसी दल से कोई लेना देना नहीं होता और किसी दल में कोई लिप्तता नहीं होती उसकी, बिल्कुल निष्पक्ष होता है। उसको किसी चुनाव से कोई मतलब नहीं होता, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं होता। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति दलीय प्रतिनिधि होने से विपक्ष की आलोचना का पात्र होता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की तो नियुक्ति ही दलीय प्रतिनिधि की बहुमत के माध्यम से होती है। यानी जो निर्वाचक मंडल में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के प्रतिनिधि को राष्ट्रपति बनाया जाता है, तो वह तो विपक्ष की आलोचना का समय समय पर पात्र होता है। तो यहाँ ये बात आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि सम्राट निष्पक्ष और निर्दलीय हो सकता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ना तो निष्पक्ष हो सकता और ना वह निर्दलीय है। सम्राट जीवन पर्यंत पद पर रहता है, ये अलग विशेषता। जीवन पर्यंत, लाइफ टाइम, वो जब तक वो जीवित है तब तक अपने पद पर रहता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल तो निश्चित है और वह 4 साल है, एक कार्यकाल 4 साल। तो वहाँ स्पष्ट संविधान में संशोधन कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकाल से अधिक राष्ट्रपति नहीं बनेगा। तो यानी 4 + 4 यानी 8 साल से अधिक नहीं रह सकता, चाहते हुए भी नहीं रह सकता। जबकि सम्राट तो आजीवन अपने पद पर रहता है। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट में कुछ समानताएं तो बहुत सीमित है, लेकिन असमानताएं बहुत व्यापक है। और इनकी दोनों की कोई तुलना शक्तियों के संबंध में, प्रशासनिक महत्व के संबंध में नहीं की जा सकती। इससे आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तो आइए हम आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को